नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आप लोग के एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्जाम का समय दिन पर दिन नजदीक आता जा रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग की तैयारी भी और दिन पर दिन अच्छी होती जा रही हो। और उस तैयारी में मैं थोड़ा सा सहयोग करने के लिए आप लोगों के समक्ष, आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट हो रहा था कि सर मैथ के टॉपिक वाइज को हमको पहले थ्योरी करवा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करवाइएगा। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोग के उम्मीद पर खरा उतरने का कोशिश हम कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन हो थ्योरी है, उसको लेकर के हम अभी आप लोगों के समक्ष आए हैं। दिख रहा होगा कि हम हाथ से लिखे हैं, क्योंकि ऐसा था ना कि मैं पीपीटी नहीं बना पाया, कुछ बनाया था और जिस कारण से मेरा कुछ तकनीकी खराब होने के कारण वो नष्ट हो गया। जिस कारण मैंने सोचा कि अब बहुत दिन हो गया, मैंने हाथ से लिखने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ अशुद्धियां हो मेरे लिखने में, तो उस चीज को इग्नोर कीजिएगा। और जो मुख्य चीजें हैं इसमें, जो मैंने मुख्य चीज समझाने का प्रयास किया है, उस चीज को आप देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और अंत में मुझे आप ये जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने इस भाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करके ला सकूं। ठीक है, तो चलते हैं सर्वप्रथम। ये गणित का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है पाठचर्या में गणित का स्थान, यानी कि पाठचर्या में गणित का क्या स्थान होता है, इस चीज को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम इससे पहले की वीडियो में गणित का जो चैप्टर 1 पढ़ाए थे, ठीक है ना, गणित की प्रकृति, तो उसमें बता चुके थे कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो उसमें उस चैप्टर को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप लोग उसको सर्वप्रथम एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए और ये चैप्टर और समझने में आसान हो। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि मैथ 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर आपका पेडागोजी होता है और 15 नंबर आपका कंटेंट होता है। कंटेंट में भी आपको नंबर सिस्टम का 1-2 क्लास दे चुके हैं। ठीक है, तो और भी क्लास आगे, आप बहुत समय का बचा है, तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों को सारी चीज देने का प्रयास करूं। अच्छा, इससे पहले के वीडियो में आपको संस्कृत और हिंदी का पेडागोजी एक साथ दिया है। क्या आपको उसी तरह का और वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस तरह का कंटेंट बनाने का प्रयास करूंगा। कुछ समय मुझे जरूर लगेगा, कुछ मेहनत करने का प्रयास मैं जरूर करूंगा आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी और संस्कृत एक साथ दूंगा, ताकि आपको क्या होगा कि हिंदी संस्कृत को पकड़ने में आपको सहूलियत मिलेगी। ठीक है, अगर उस तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस 15 नंबर का जो आपका है, यहां पर इस चैप्टर से आपको 1 से 2 नंबर 100% देखने को मिलने वाला है। अगर आप ये मेरा वीडियो पूरी देख रहे हैं तो 1 से 2 नंबर 100% आपको ये देखने में मिलेगा। ठीक है, ये चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों पेपर में आपको ये काम देने वाला है। किसी एक पेपर जरूरी है कि किसी एक पेपर में ये काम देगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम गणित की थीम, जिस प्रकार से आपको हम ईबीएस में थीम बता चुके हैं, कितने थीम है? 6 थीम है ईबीएस में। ठीक उसी प्रकार मैथ में भी कितने थीम है? 6 थीम है। कितने थीम है? 6 थीम है। ठीक है, मैथ में कितने थीम है? 6 थीम है। अब देखिए, ये 6 थीम क्या क्या है? तो ये 6 थीम, पहला थीम है संख्या। अब सर ये थीम क्या होता है? तो आप क्वेश्चन देखे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को कौन क्या नहीं पढ़ाया जाता है? तो आप लोग अनुपात ऑप्शन में मिलता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा था अनुपात। तो ये 6 के अतिरिक्त जो भी मिलेगा आपको, ठीक है, ये 6 के अतिरिक्त जो भी मिलेगा आपको, वो चीज बच्चा को नहीं पढ़ाया जाता है। आप देखिए ना, क्या बच्चे को संख्या पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? बिल्कुल पढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम बच्चा को संख्या ही पढ़ाना प्रारंभ ही करते हैं। उसके बाद जब संख्या सीख जाता बच्चा, तो उसको पैटर्न पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। पैटर्न कहने का मतलब क्या कि अगर बच्चा 1 से लेकर के 9 तक सीख गया, 1 से लेकर के 9 तक यानी कि 0 भी सीख गया, तो अब उसको क्या सिखाते हैं कि 1 पर 1 क्या होता है? तो 11 होता है। ठीक है ना, 1 1 क्या होगा? 11 होगा। अब ये पैटर्न बच्चा सीखना प्रारंभ कर दे रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है? पैटर्न सीखना प्रारंभ कर दे रहा है। तो बच्चा पैटर्न सीखेगा, उसके बाद मापन, उसके बाद क्या? रुपया, पैसा, जयनीति, आंकड़ों का प्रबंधन। अब सर ये चीज आंकड़ों का प्रबंधन बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है? तो पढ़ाया जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। जैसे मान लीजिए कि बच्चा को आप जोड़ कैसे पढ़ाते हैं? बच्चा को जब आप बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है, जब बच्चा जोड़ सीख रहा होता है, 2 + 2 अगर सिखा रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करते हैं? जो 1 2 पारो
दो को पारो, तो ये भी क्या है, आंकड़ा के प्रबंधन का प्रकार ही है, ठीक है ना। और जिस माने जो तो घट जाता है, जो घट जाता है, यहाँ पर हम घटाव दे रहे हैं, तो दो पारो और इसमें से दो काट दो, ठीक है, ये दो दो काट दो तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी क्या आंकड़े का प्रबंधन का एक प्रकार है, ठीक है। तो आपके पास थीम कितने, 6 थीम है आपके पास, कितने थीम है, 6 थीम है। पहला क्या होगा, संख्या, पैटर्न, मापन, पैसा, ज्यामिति और आंकड़ों का प्रबंधन। इसके अतिरिक्त जो भी चीज है वो चीज इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। देखिए, तो याद रखिएगा थीम कितने, 6 थीम है, इसी थीम के अकॉर्डिंग आपको बच्चे को पढ़ाना होता है। अगला देखिए, अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीज है। तो सर्वप्रथम पाठचर्या में गणित का स्थान, यानी कि पाठचर्या क्या है समझिए। हम इससे आगे हम आपको पाठचर्या और ये समझाने का प्रयास किए। यहाँ पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों चीज होते हैं, दो चीज। अब पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठचर्या क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। ये क्या है आपका, हम आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हुआ आपका पाठ्यक्रम। लेकिन हम जो पढ़ाने की जिस शैली का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है आपका पाठ्यचर्या। अब इसको अलग से नहीं समझ सकते। एक से होता है दिनचर्या, ठीक, क्या होता है दिनचर्या, यानी कि दिनचर्या कहने का मतलब क्या होता है, जो आपके द्वारा दिन में जितना सारा काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, दिनचर्या कहलाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या पाठचर्या है। तो अब आपको जो स्कूल में बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीका से पढ़ाना है, ये क्या कहलाएगा, पाठचर्या। और किस चीज को पढ़ाना है, ठीक है ना, किस चीज को पढ़ाना है वो आपको क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है और पाठचर्या को इंग्लिश में कैरिकुलम कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसको समझ सकते हैं, जो पाठ्यक्रम के साथ क्या आता है, किताब आता है, ये किसके लिए होता है, ये छात्रों के लिए होता है। किसके लिए होता है, छात्रों के लिए होता है। और पाठ्यक्रम ये किसके लिए होता है, शिक्षकों के लिए होता है। ये गतिविधि आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, गतिविधि आधारित होता है। जैसे आप देखते होंगे बच्चों के जब बुक आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, गतिविधि दिया होता है, बहुत सारे गतिविधि देखने को मिलते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग, कैरिकुलम यानी कि पाठचर्या के अकॉर्डिंग बहुत सारे गतिविधि देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पाठचर्या था और पाठ्यक्रम। तो यानी कि पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है, आप दिन भर में बच्चे को किस तरह से गणित सिखा रहे हो, ठीक है, ये आपको क्लियर। अगला गणित शिक्षण के उद्देश्य। अब बच्चे को जब गणित पढ़ाएंगे उसके शिक्षण का क्या उद्देश्य है। हम बच्चों को सिर्फ गणित पढ़ाएंगे क्यों, सिर्फ जोड़ घटाव करने के लिए, क्या हिसाब किताब कर लेगा उसके लिए, क्या जाएगा बच्चा दुकान खोल लिया उस पर बैठ गया और बस हिसाब किताब किया, कितना का सामान बिका, कितना का सामान आया, बस उसके लिए क्या, यही सिर्फ आपका उद्देश्य सिर्फ यही तक नहीं है, उसको आगे तक भी उसके अंदर गणितीकरण करना, उसके माइंड के अंदर गणितीकरण करना है, ठीक है। उसका एनसीईआरटी 2005 के संदर्भ में गणित शिक्षण। अब एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये जो एनसीईआरटी 2005 होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा पेडागोजी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। एनसीएफ और एनईपी के तहत इर्द गिर्द पूरा पेडागोजी, चाहे वो किसी चैप्टर का हो, उसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अगला आपका विद्यालय में गणित का महत्व। अब विद्यालय में गणित का क्या महत्व, विद्यालय में गणित तो बच्चों को पढ़ाएंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ये सभी चीज को हम देखने वाले आगे, ठीक है। अब देखें, आपको ये चीज दिख रहा होगा कि एक मैंने कथन लिखा है। कथन क्या कह रहा है कि बहुत सारा गणित सीखने के बजाय, क्या बहुत सारा गणित सीखने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ये कथन किसका है, तो ये डेविड व्हीलर का, किसका है, डेविड व्हीलर का। यदि कथन कहने का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारा गणित सिखाने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। महत्व क्या रखता है कि आप उसके अंदर गणितीकरण कितना कर पाए। सर ये गणितीकरण होता क्या है, गणितीकरण होता क्या है, तो गणितीकरण कहने का मतलब यह है कि बच्चे को किसी विधि से, बच्चों को खेल विधि से हो या किसी हंसी मजाक विधि से हो गणित सिखाना। क्या सिर्फ गणित सिखाना ही, जोड़ घटाव सिखाना, गुना भाग सिखाना, 1 से 100 तक सिखाना, ये गणित है क्या, नहीं, ये गणित नहीं है। इसके अतिरिक्त बच्चे के जीवन, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना, उसके ऊपर समझाना, उसको बताना, ये क्या कहलाता है, गणितीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गणितीकरण कहलाता है, ठीक है। क्लियर, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, यानी कि गणितीकरण क्या है, तो गणितीकरण गणित तर्क भरा विषय। गणित कैसा है, तर्क भरा विषय। गणित कैसा है, तर्क भरा विषय। हम आपको ये टॉपिक लिखे हैं, ठीक है, और इस टॉपिक को हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि
अब आप गौर से सुनिएगा, अगर सुन रहे हैं तो सुनिएगा, अगर आप एक कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो अच्छी बात है, और मेरी बातों को नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपको समझ सकते हैं, ये कीवर्ड है। क्या है ये? कीवर्ड है। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये कीवर्ड है, और आप इससे क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो वर्ड है ये आपको क्वेश्चन पकड़ने में मदद करेगी। तो गणित कैसा विषय? तर्क भरा विषय। कैसा विषय? तर्क भरा गणित विषय है। यानी कि कहने का मतलब क्या, गणित तार्किक है। जब गणित की प्रकृति हम पढ़ाए थे आपको तो बताया था गणित कैसा है, तार्किक है। गणित कैसा है? तार्किक है। अगला है सटीकता का व अस्पष्टता। गणित क्या देता है हमको? सटीकता देता है और अस्पष्टता देता है। ठीक है, गणित में कोई झूठ नहीं हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या, 2+4 कितना होगा? 2+4 कितना होगा? ऑलरेडी हमेशा कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, कितना होगा? हमेशा 6 होगा। ये कभी गलत नहीं हो सकता, यह हमेशा सत्य है कि 2+4 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ये हो गया सटीकता और अस्पष्टता। अगला ऑप्शन, अगला है तार्किक सोचना और विकास। यानी कि तार्किक सोचना कहने का मतलब क्या, जो तार्किक सोच के बच्चों में तार्किक सोच का विकास करना, और बच्चे को इस तरह से परिपक्व करना कि बच्चा तार्किक सोचने को मजबूर हो जाए, तार्किक सोचना प्रारंभ कर दे। अब तार्किक कैसे सोचेगा बच्चा? जैसे बच्चे को कहे कि बताओ बच्चे कि आपके पास 10 सेब है, और मैंने 10 सेब और दे दिया, और आपने 5 सेब उसमें से खा लिया, तो बताइए बच्चा क्या कि आपके पास कितने सेब है? तो बच्चा सब सोचेगा कि पहले मेरे पास 10 सेब था, फिर सर ने 10 सेब दिए, हाँ तो कितना हुआ होगा? 20 हुआ, और फिर हमने 5 खा लिया। तो ये बच्चा तार्किक सोचेगा, तो 5 हम खा लिए तो बचा कितना? हाँ, 10 में से 5 गया तो 5 और 10 15, इस तरह सोचेगा बच्चा। या 20 में से 5 गया तो 15, तो बच्चा सोचेगा, और आप देखिएगा बच्चा किस तरह से सोचता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला जो टॉपिक आता है स्किल्स का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। स्किल्स के विकास कहने का मतलब क्या हो गया? बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करना। स्किल डेवलपमेंट करने का मतलब क्या, सिर्फ जोड़ घटाव करने से नहीं, उसको स्किल्स, जैसे मान लीजिए अब यहां पर हम कहे 5+9 - 6। अब बच्चा स्किल कहने का मतलब क्या, ये बच्चा पहले जोड़ करेगा या घटाव करेगा? क्या करेगा बच्चा? पहले जोड़ करेगा, पहले घटाव करेगा। सर इसमें तो पहले जोड़ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बोर्ड मार्क्स के तथ्य ये है। लेकिन अगर हम यहां पर पहले कर दे अब घटाव, क्या कर दे? पहले घटाव, तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा अब क्या करेगा बताइए आप? तो पहले तो बच्चा घटाव करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि अगर उसके अंदर हम स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं तो बच्चा पहले क्या करेगा? घटाव करेगा। तो यही इसलिए कहा गया स्किल्स का विकास, बच्चों के अंदर स्किल्स का विकास करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद है आंकना, अंदाजा लगाना। सर ये क्या होता है आंकना और अंदाजा लगाना? अब बताइए, आंकना और अंदाजा लगाना गणितीकरण का बहुत ही बड़ा अंग है। जैसे अब आपको कहे कि बताइए मेरा उम्र कितना होगा, बताइए मेरा उम्र कितना होगा, आप लोग बताइए मेरा वजन कितना होगा, बताइए कितना मेरा वजन होगा। तो ये हो गया आंकना। आप कहिएगा, कोई लोग कहिएगा सर आपका उम्र 20 साल होगा, 25 साल होगा, है ना? कोई कहिएगा 50 केजी आपका वेट होगा, 60 केजी आपका वेट होगा। तो आप ये क्या कर रहे हैं? एक अंदाजा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में किस चीज का विकास हो रहा है? गणितीकरण का विकास हो रहा है। ठीक उसी प्रकार बच्चे से भी कहा जाता है कि बच्चे बताइए कि ये आप देखिए, ये आंकना और अंदाजा लगाने का मतलब क्या? आप देखिएगा बच्चा क्या कहा जाता है कि बड़े चित्र पर गोला लगाइए, सबसे छोटे चित्र पर गोला लगाइए, सबसे मोटे चित्र पर गोला लगाइए, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो वो किसके साथ आता है? आंकना और अंदाजा लगाने की थी ना। आंकना और अंदाजा ये आंकता है बच्चा कि ये बताइए कि ये पेड़ बड़ा कि ये पेड़ बड़ा, बताइए दोनों में से कौन पेड़ बड़ा? बच्चा देखेगा कि दोनों में से कौन हमको बड़ा लग रहा है। कभी कभी ये कह देगा, कोई ये कह देगा। तो ये क्या कर रहा है बच्चा? अंदाजा लगा रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? आंक रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बच्चा? आंक रहा है। तो ये आंकड़ा और अंदाजा लगाना गणितीकरण का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा कि आपको क्या क्या चीज समझ में आया और क्या क्या चीज समझ में नहीं आया। अब अगला ये चीज आपको बता दिए पाठचर्या और पाठ्यक्रम। ठीक है, अब आगे आता है कि एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण के उद्देश्य। अब गणित शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है? अब गणित शिक्षण क्या उद्देश्य रहने वाले हैं? सबसे जो पहला उद्देश्य आता है तार्किक चिंतन। ये एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे का जो उद्देश्य, बच्चे को गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तार्किक चिंतन। बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लॉजिकल डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए जरूर। अब संरचना समझना। अब संरचना समझने कहने का मतलब क्या? ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। ठीक है, अब इसको ये कहेंगे
कि अब बच्चा देखेगा कि मेरे गेट का खिड़की कैसा, मेरे गेट में जो डिजाइन है वो कैसा है। ये मान लीजिए कि बच्चे के इस घर के गेट का डिजाइन कैसा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और बच्चा आया और स्कूल में देखा कि बच्चे के स्कूल का डिजाइन कैसा है, लंबा लंबा है और इसमें गोल गोल दिया गया है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को ये देखेगा कि इसमें कंप्रोमाइज करेगा, ठीक है ना, सॉरी कंपेयर करेगा दोनों में जो किस तरह से है, यानी ठीक है ना, तुलना करेगा। बच्चा क्या करेगा, तुलना करेगा कौन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा दिख रहा है, कौन सबसे बड़ा दिख रहा है। तो ये चीज बच्चे में गणितीय यानी कि 2005 कहता है कि बच्चे में क्या चीज, ज्यामिति का संरचना विकास करना, ठीक है ना, यानी कि संरचना को समझना। अब है उसका तकनीकी का प्रयोग, क्या तकनीक का प्रयोग कहां और कैसे करें, कब जोड़ करे, कब घटाव करे, कब गुना करे, कब भाग करे, ये हो गया तकनीक का प्रयोग कहां और कैसे करें, ठीक है। कब कैसे करना है ये चीज बच्चे को सिखाना है, किसके तहत, एलसीएफ 2005 के तहत। ये सभी आपको कीवर्ड है, ये सभी आपको अगर ऑप्शन में दिख जाए तो ये सभी आपको पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। हालांकि हम नेगेटिव पॉजिटिव पर जोर देते नहीं है। अब है विचारों का गणितीकरण। बच्चों में विचारों का गणितीकरण बहुत जरूरी है। अभी कुछ देर पहले हम आपको गणितीकरण समझाए थे। गणितीकरण क्या है, तो बच्चे को अंदाजा लगाना, तार्किक सोच का विकास करना, ठीक है, ये सभी क्या था, गणितीकरण था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को बोर नहीं होने देना है, क्लास में बोर नहीं होने देना। कहने का मतलब क्या, कि जिस मान लीजिए हम जोड़ पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे को सिर्फ कहेंगे कि बताओ 2 और 2, 2 और 6, 2 और 8, जोड़ते जाओ, बच्चा बोर हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हम सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाते जाए और बताते जाए तो क्या आप नहीं बोर होइएगा, आप भी बोर हो जाते कि नहीं, बैठे बैठे आप भी हो जाते, जाहिर सी बात है। तो बच्चा को भी बोर नहीं होने देना है, बच्चे को भी हंसाते खिलाते पहेली के माध्यम से। देखिए उनकी क्लास शायद बिहार बोर्ड की क्लास 3 के जो मैथ है उसमें बहुत सारा पहेली दिया गया है, ठीक है। तो उस पहेली के माध्यम से गणित पढ़ाया जाता है ना। तो बच्चा क्या करे, इसमें बोर नहीं हो। और बच्चा को सब चीज, बच्चा में तो हम लोग भी जब बच्चा थे तो हम लोग को वही चीज मन नहीं लगता था। बताओ जो गोल गोल क्या होता है, इस तरह से बहुत सारे पहेलियां हुआ करता था। चंद्रमा का, तारा का, ये सब चीज बहुत सारे पहेलियां हुआ करता था, जो भी हमको भी याद नहीं है, वो सब चीज बच्चे हुआ करते थे। तो उसमें वो सब चीज सुनने में मन लगता था। तो गणित को भी वैसा इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चा को मन मोह करे, उसको अपनी ओर आकर्षित करे, आकर्षक। अब उसको समस्या का पहचान कैसे करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समस्या का पहचान कैसे करें, ठीक है। कौन कह रहा है, एलसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चों के अंदर जो समस्या है उसका पहचान कैसे करें, बच्चा समस्या पहचानना प्रारंभ कर दे, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है, ये एलसीएफ 2005 का उद्देश्य है कि ये सब चीज आपको क्या, तार्किक चिंतन, संरचना समझना, तकनीक का प्रयोग कहां करें, विचारों का गणितीकरण, आनंद और समस्या की समझना, ये सभी क्या था। तो ये एलसीएफ 2005 का उद्देश्य था, ठीक है। डेट्स क्लियर। अब चलते हैं, देखिए आगे हम बता रहे थे कि एलसीएफ 2005 समस्या का पहचान, विचारों का गणितीकरण, ये सब चीज बताया आपको, अनौपचारिक और औपचारिक। अब देखिए यहां पर आनंद, संरचना समझना। अब संरचना में ज्यामिति और अंक हम दोनों लिखे। अब ज्यामिति और अंक हमको, जब आपको शुरू में इंट्रोडक्शन हम जब बता रहे थे तो बताया थे कि ज्यामिति और अंक दोनों। अंक में कहने का मतलब क्या, कि आप देखिएगा बच्चा में जब क्या होता है कि 2, 4, 6 लिखा जाता है और उसको डैश डैश देकर कहा जाता है लिखने के लिए, यानी कि इस डैश में क्या भरेगा, इस डैश में क्या भरेगा, इस डैश में क्या भरेगा। तो ये भी क्या करता है, पैटर्न चलता है, क्या करता है, पैटर्न चलता है। जिससे बच्चा देख रहा है यहाँ पर 2-2 स्टिक हो रहा है, नहीं हो रहा है स्टिक 2-2, यहाँ पर 2 के बाद सीधा 4 आ गया, 4 5 6 आ गया, तो यहाँ पर 2-2, यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, 8 भरेगा, यहाँ पर 10 भरेगा, यहाँ पर 12 भरेगा। ठीक इसी प्रकार इसको अपोजिट भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 9 दे दिया, यहाँ पर 8 दे दिया, और बाहर आपको बोला कि यहाँ पर क्या होगा, अब भरने के लिए कहा जाए। ये भी क्या है, एक पैटर्न है। हालांकि आप लोगों से सीटेट में भी इस तरह का पैटर्न पूछ लिया है, तो आप लोगों को जो कंटेंट में पूछता है 15 नंबर वाला में, तो आप लोगों को भी इसी क्षेत्र के आधार पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको इसी पर ध्यान दीजिए और आप लोग भी अपने मैथ में इंप्रूव कीजिए। और मैथ में 30 नंबर तो मैं नहीं दिला सकता, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपको 25 नंबर से अधिक जरूर दिलवाने का प्रयास करूंगा। मेरे अनुसार चलिए आप, तो जरूर कहीं ना कहीं 25 नंबर से आपको अधिक मैथ मिलेगा। मैं जिस तरह से पढ़ा था, मैं भी उसी तरह से आपको प्रयास करता हूं कि मैं भी उसी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करूं। ठीक है, अब अनौपचारिक से औपचारिक कहने का मतलब क्या, ये जो संरचना ज्यामिति होगा अनौपचारिक से औपचारिक की ओर चलेंगे। यानी कि क्या, बच्चे को पहले बताएंगे नहीं कि ये त्रिभुज है,
ये बताएंगे नहीं कि त्रिभुज है, ये बताएंगे कि बताओ ये समोसा खा रहा है बच्चा, तो बताएंगे कि किस आकार का है, ठीक है ना। तो देखेगा, कहेंगे ये त्रिभुज आकार का, किस आकार का, त्रिभुज आकार का। तो ये बच्चा जब जब भी इस आकृति का देखेगा तो क्या कर देगा, त्रिभुज है। जब बच्चा बिस्किट खा रहा है, क्या खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, उसको ये नहीं कहेंगे कि ये आकृति क्या है, पहले दिखाएंगे जिसमें कहेंगे क्या, देखो वो 4 गो कोना है, तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब जब भी इस तरह का वो बच्चा पैटर्न देखेगा तो क्या कह देगा, चतुर्भुज है। अब बच्चा रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो हम उसको कहेंगे नहीं कि ये रोटी है, रोटी तो है वो जानता है, हम कहेंगे नहीं सीधा वृत्त है। जो कहेंगे बच्चा जो गोल तरह दिखता होगा वो क्या होगा, वृत्त होगा, ठीक है। तो ये संकल्पना बच्चों के अंदर बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। किसके तरफ, अनौपचारिक से औपचारिक की तरफ जाना है, यानी कि बच्चों पहले अंक का भी विकास होगा किसके तरफ, अनौपचारिक से औपचारिक की तरफ, यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ। गणित का विकास कैसे होगा बच्चों में, मूर्त से अमूर्त की तरफ। अब मूर्त क्या हो गया, मूर्त जैसे आप नाम से मूर्ति, मूर्ति को आप छू सकते कि नहीं छू सकते हैं, लेकिन क्या अमूर्त को आप छू सकते, जो जिसको छूने योग्य ना हो वो क्या कहलाएगा, अमूर्त कहलाएगा। तो बच्चे को जब पहले प्रारंभ करें गणितीकरण तो क्या होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर चले, किसमें, मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे देखिए, अब है तार्किक चिंतन, जीवन से जोड़ना। अब बच्चे को जो गणित जोड़े, गणित जो बच्चा को पढ़ाएंगे वो कैसे पढ़ाएंगे, तो जीवन से जोड़ेंगे। अब दैनिक जीवन से जोड़ने कहने का मतलब क्या, अब उसको जैसे मान लीजिए हम जोड़ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, जोड़ पढ़ा रहे हैं, क्या सीधा सीधे आएंगे लिख देंगे 5 + 9, बताओ जोड़ो, जोड़ हो गया। क्या इस तरह से बच्चे गणितीकरण का विकास हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सब कहता है कि इसको जीवन से जोड़िए। अब जीवन से कैसे जोड़े, तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज अपनी दैनिक जीवन में, दिन क्रिया में, नित्य क्रिया में करता है, ठीक है। नित्य क्रिया कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा खाना जरूर खाता है, रोटी जरूर खाता है, तो अब उसको पूछे ना आज कितना रोटी खाया, तो बच्चा कहेगा ना सर एगो, मैडम जी एगो रोटी खाए हम। अब फिर शाम में कितना खाया, तो एगो रोटी खाए, तो बताओ दोनों मिला क्या वो खाया, क्या वो रोटी पर डे तू खाता है, तो कहेगा 2 रोटी खाते हैं, तो बताओ 2 दिन में क्या वो खाया होगा, 4 खाया। इस तरह से बच्चों के गणितीकरण का विकास करेगा, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ेंगे हम, ठीक है। अब जोड़ पढ़ाना, अब समय पढ़ाना। अब क्या समय पढ़ाएंगे बताइए, कि सीधा सीधे आएंगे उसको घड़ी दिखा दिए, अब कहेंगे कि बताओ बच्चा ये क्या बज गया, 12 बज गया, क्या ये गणितीकरण करना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वप्रथम तो उसको उस अनुसार मूर्त रूप में बताएंगे। अब बच्चा जब आता है स्कूल तो कहेंगे कि स्कूल तो आता है सुबह में, जाता कभी दोपहर में, सोता कभी रात में, तो ये सभी चीज पहले बताने के बाद हम बताएंगे। अब आने का, स्कूल का आने का टाइमिंग क्या है, 8 बजे, कितना बजे, 8 बजे, 10 बजे स्कूल आने का टाइमिंग 9 बजे है, छुट्टी होने का टाइमिंग 4 बजे है। तो ये सभी चीज धीरे धीरे बच्चे को बताना है, ना कि एक ही बार आकर के सीधा पटक दिए टाइमिंग क्या है, तो बच्चा को सीखेगा नहीं। यानी कि ये दिनचर्या पर बात करने गतिविधि के अकॉर्डिंग समय को पढ़ाएंगे, किस पर, दिनचर्या पर बात करके उसके गतिविधि के अकॉर्डिंग उसको गणित पढ़ाएंगे, समय अवधारणा को। अब देखिए तकनीक का प्रयोग कहां और कैसे करें। तकनीक मतलब क्या होता है कि टेक्निकल चीज। अब जोड़ कहां करे, घटाव कहां करे, गुना कहां करे, भाग कहां करे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप भी क्वेश्चन में फंसते हैं, जैसे बात आप भी क्वेश्चन क्या करते हैं, फंसते हैं, कहां फंसते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया जाए, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाए, वहां पर आप क्या होते हैं, फंसते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, फंसने कहने का मतलब क्या है कि आप ये भी नहीं सोच पाते कि यहां सर जोड़ करे या घटाव करे या गुना करे या भाग करे, या हम एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। जब आप नहीं समझ पा रहे तो बच्चा भी तो उस चीज को नहीं समझ पा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत ये होगा। तो आप उस चीज को सीखिए, बच्चा को पढ़ाना कैसे है। तो सर्वप्रथम क्या, जोड़ना कहां है, घटाना कहां है, ये सब चीज बच्चे को अवधारणा सिखाएंगे, तब जाकर के उसके अंदर क्या होगा, तकनीक का विकास हो पाएगा, ठीक है। अब जो जॉर्ज पोला, ये अच्छा नाम है, याद रखिएगा, ये गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित का उद्देश्य है, उसको 2 भाग में होता है, एक तो संकीर्ण हो जाता है और एक उत्कृष्ट हो जाता है। एक कैसा होता है, संकीर्ण होता है और एक उत्कृष्ट होता है। संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा, संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा, और उत्कृष्ट मतलब क्या होता है, बड़ा। ये उद्देश्य है, ये जॉर्ज पोला के द्वारा 2 बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया गया है, ठीक है ना, गणित शिक्षण को पढ़ाने का। अब संकीर्ण उद्देश्य में क्या होता है, हिसाब किताब करना, केवल जरूरी तथ्यों को सीखना, रचनात्मक का अभाव होना, ये सब किसका, संकीर्ण का उद्देश्य है। अब हिसाब किताब करने का मतलब क्या, कोई बच्चा मान लीजिए इतना पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा 10th पास कर गया और कहीं जाकर के अपना दुकान खोल लिया, बस
उसको ये चीज आता है कि हिसाब कैसे करना है, ये चीज रचनात्मकता नहीं है। अब उसको कोई सा बड़ा हिसाब दे दिया गया तो वो चीज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सिर्फ जो अपने दैनिक जीवन को किसी तरह निर्वाह करना, वो आपको इस पर संकीर्ण उद्देश्य हो जाता है। लेकिन इसका जो उत्कृष्ट उद्देश्य है वो समझिए, अमूर्तता को समझना। क्या अमूर्तता को समझना, मैंने कहने का मतलब क्या, जैसे अब कहा जाए आपको कि 5 केजी का मूल्य 15 रुपया हुआ, तो बताइए कि 50 केजी का मूल्य कितना रुपया होगा। तो ये किस चीज का विकास हो गया, अमूर्तता को समझना। आप जब तुरंत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अमूर्तता। अब मान्यता से तर्क की ओर, मान्यता से तर्क की ओर, ठीक है ना, विचारों में सभ्यता, समस्या योजना और समाधान। क्या समस्या योजना और समाधान, ये सभी क्या इसके उच्च उद्देश्य है। समस्या योजना और समाधान कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा समझना, समस्या को समझे और उसको योजनाबद्ध तरीकाबद्ध क्या कर उसका समाधान कर सके। गणितीय सोच, बच्चों के अंदर जिस तरह से आप भरिए गणित को, इस तरह से भरिए कि वो बार बार गणित को अपने अंदर बैठा सके, गणित की सोच उसको विकास हो सके, उसका गणितीय सोच विकास हो सके, ठीक है। अब देखिए टीचिंग मेथड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप गणित शिक्षण की, आप बच्चों को जब गणित पढ़ाइएगा तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहने का मतलब क्या, स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच। अब बच्चे को जब आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चा कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सोचने पे वो स्वतंत्र होना चाहिए। बच्चे को आप जब पढ़ाइएगा तो बच्चे को सोचने में स्वतंत्रता दीजिए। आलोचनात्मक मतलब क्या, आलोचनात्मक उसको पूछने की आजादी दीजिए, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने दीजिए, उसको स्वतंत्रता है, ठीक है। अब सर कुछ भी करने देने, कहने का मतलब क्या हो गया कि उसको मारपीट करने दे, नहीं। अब बच्चा जब ग्रुप में पढ़ रहा है तो ग्रुप में पढ़ने दीजिए, सिंगल बैठ करके पढ़ रहा है सिंगल बैठ करके पढ़ने दीजिए। अब वो गलती कर रहा है तो गलती करने दीजिए, आप उसके गलती को समझिए और उसको उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब गणित एक तरीके का चिंतन। अब आप क्या कीजिए कि गणित पर चिंतन कीजिए, बच्चों को इस तरह से बताइए कि गणित पर चिंतन करना प्रारंभ करते, क्या करते, चिंतन करना प्रारंभ करते। बच्चों के संपूर्ण अनुभव और उसका संबंध अन्य विषयों से। अब देखिए कि हमारा जो अनुभव है, हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अनुभव है वो आपको दिख रहा है। तो बच्चों के अंदर भी तो कुछ ना कुछ क्या होता है, अनुभव होता है। तो उसके अनुभव को अन्य सब्जेक्ट से जोड़ना, ठीक है ना, उनके अनुभव को अन्य सब्जेक्ट से जोड़ना। जैसे मैथ हम पढ़ा रहे, तो केवल और केवल मैथ पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अन्य सब्जेक्ट से उसको जोड़ना, उनके दैनिक जीवन से उसको जोड़ना। उसके बाद अनुभव और चर्चा, बिल्कुल ये चीज करना चाहिए, अनुभव और चर्चा बिल्कुल करना चाहिए। बच्चों के अनुभव की चर्चा होनी चाहिए, बच्चों के अनुभव पर चर्चा होना चाहिए, जो बच्चा कितना सीख रहा है। अब ये बच्चा चर्चा करता है तो क्या गणित में गलत है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, बच्चा को चर्चा करने देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज जब चर्चा होती है तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है। अभी हमारे और आपके बीच क्या हो रहा है, चर्चा ही तो हो रहा है और आप हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ये चर्चा होनी चाहिए। अब गलती से सीखने, गलती को सीखने का, अब बच्चा गलती कर रहा है तो उसको तुरंत तुरंत डांटना नहीं चाहिए, तुरंत तुरंत मारना नहीं चाहिए। हालांकि ये चीज गणित में है और मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं प्रारंभ में मैं भी नहीं मारता, लेकिन अंत में मैं भी पीटता हूं, तो वो चीज अलग बातें हैं। लेकिन बच्चे को आपको इस तरह से मारना नहीं है। जो बच्चा गलती करे, प्रारंभ में गलती अंग है, गलती स्वाभाविक है, गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, सबसे हो सकती है। तो गलती क्या है, बच्चे का एक अंग है, बच्चे के विकास का एक अंग है। हमारे विकास का गलती का एक अंग है, गलती करना स्वाभाविक बात है, ठीक है ना। लेकिन जानबूझकर गलती करना ये गलत बात है। गलती करना नैसर्गिक है, लेकिन बार बार गलती करना वो क्या है, वो उदंडता है, ठीक है। वो क्या उदंडता है, तो जो बार बार गलती कर रहा है तो उसको थोड़ा सा समझाइए। अब है जो परिभाषा अंत में देना, शुरुआत में नहीं। अब ये कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे को आगमन तरीका से पढ़ाना है, निगमन से नहीं। और आगमन से निगमन चलना है, जैसे 1 to 5 में अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो सर्वप्रथम तो आप उसको परिभाषा नहीं देते हैं, ये बताती है क्या है, ये चतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये आयत है, लेकिन आप उसको परिभाषा नहीं देते हैं। बस बाद में जब समझ जाता है बच्चा, ये आप बार बार उसको देख लेते हैं, जो किस प्रकार का चित्र दिख रहा है तो समझ आता आयत है, तब आप उसको क्या कहते हैं, परिभाषा बताते हैं। जिसकी चार भुजा आमने सामने भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, तो ये सब जब सीख जाता है बच्चा तब हम बताते हैं। लेकिन जब आप 6 to 8 में चलते हैं, जहां 6 to 8 में चलते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपको नियम देना प्रारंभ करना पड़ता है, ठीक है ना, वहां पर नियम देना प्रारंभ करता है। क्योंकि अब बार बार बच्चा को आप ज्यादा उदाहरण दीजिएगा तो आपके पास समय का अभाव होता है। आप क्या बच्चे को अधिक उदाहरण देकर के समझा पाइएगा क्या, आपका सारा समय तो उदाहरण देने में चला जाएगा, तो बच्चा सीखेगा कब। इसलिए बच्चा को अब जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 6 to 8 में चला जाएगा, तो बच्चा को नियम से उदाहरण की ओर चलना है। बच्चा को नियम देंगे, फिर वो बच्चा
यानी कि क्या सूत्र देंगे, उसको याद करेगा बच्चा, खुद उस सूत्र को उस पर उदाहरण पर लागू करेगा। ठीक है, तो यानी कि परिभाषा अंत में देना, ना कि शुरुआत में देना। ठीक है, अब है स्कूल स्तर पर गणित में छात्र के विफलता के प्रमुख कारण, यानी कि जो गणित का जो प्रमुख छात्र जो विफल होता है उसका प्रमुख कारण क्या क्या है वो देखिए। ये सभी चीज आपको गणित हल करने में बहुत मदद मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है भय और असफलता। अब भय और असफलता कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लिखे क्यों, तो भय और असफलता, जैसे मान लीजिए आप ही गणित पढ़ रहे हैं और हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट है जो गणित से डरते हैं, गणित से भागते हैं, तो उसका सबसे बड़ा वजह क्या है, जो बार बार उसमें क्या हो रहा है, असफल होते हैं। अब उसके अंदर ये डर बैठ गया है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम सीख ही नहीं पाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा वजह क्या है, भय और असफलता। ठीक है, तो बच्चा के अंदर अगर भय और असफलता का डर रहेगा, असफलता का डर रहेगा, तो बच्चा में गणित का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चा में गणित का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है निराशाजनक पाठ्यक्रम। क्या, निराशाजनक पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला क्या है, निराशाजनक पाठ्यक्रम। ठीक है, अब बच्चे के अंदर अगर निराशाजनक पाठ्यक्रम रहे तो बच्चा सही समझ नहीं पाएगा, बच्चा निराश होता चला जाएगा। अब ये पाठ्यक्रम कहने का मतलब, कुछ देर पहले आपको पाठ्यक्रम समझाए हैं, जो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए, बच्चे को समझने के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, एनसीएफ कहता है कि बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, अब पाठ्यक्रम में इसको, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, इसका जो पाठ्यक्रम बच्चा का होता है उसमें बहुत सारे चित्र दिए होते हैं। ठीक है ना, आकर्षक चित्र दिया होता है। क्या होता है, आकर्षक चित्र दिया होता है, आकर्षक बातें दी होती है, जो इसको क्या करता है, बच्चे को आकर्षित करता है, अपनी ओर मोहित करता है। ठीक है ना, अब उसके बाद अपर्याप्त शिक्षण सामग्री। अब शिक्षण सामग्री कहने का मतलब क्या, कि बच्चा बहुत सारे चीज आपके पास उपलब्ध नहीं होगा गणित को सिखाने के लिए, जैसे टीचिंग लर्निंग मेथड होता है। ठीक है ना, जैसे आपके पास अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपके पास क्या गिनतारा है, क्या एबेकस है, नहीं है, क्या मेरे पास जियो बोर्ड है, नहीं है, तो ये सभी क्या, शिक्षण सामग्री का अभाव। ठीक है ना, इससे भी यदि कि गणित में असफल होने का ये भी एक कारण है। अब अप्रतिष्ठ मूल्यांकन, ये मूल्यांकन कहने का मतलब क्या, कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं, अब बच्चा क्या हो रहा है, बार बार असफल हो रहा है, तो ये भी इसका एक कारण है। अगला कारण है कि शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। अब क्या होता है कि मान लीजिए शिक्षक, अब बच्चे को हम पढ़ाने के लिए गए और हमारे अंदर अगर तैयारी ही नहीं हम पूरा करके जाएंगे, हम आपको भी पढ़ाने के लिए आए और क्या मेरे अंदर हम तैयारी करके नहीं आते, क्या आपको हम पढ़ा पाते, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है कि अगर आप पढ़ा रहे बच्चे को तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप बच्चे को अच्छा से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक क्या है, राष्ट्र निर्माता है। ठीक है ना, हमें आप आज भविष्य के क्या है, राष्ट्र निर्माता, हम आपसे भविष्य का देश का राष्ट्र बनेगा। अगला है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहने का मतलब क्या, आप बच्चे को किस तरह से सिखाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब अगला है रुचि की कमी, ये सबसे बड़ा फर्क डालता है बच्चा। अब आपको गणित सीखने में रुचि ही नहीं रहेगा, क्या हम सिखा पाएंगे, कितना भी कुछ कर ले तो क्या हम आपको सिखा पाएंगे, बिल्कुल नहीं सिखा पाएंगे। तो ये भी बच्चों के अंदर रुचि का अभाव होता है, तो बच्चा गणित नहीं सीख पाएगा। अब बच्चों के अंदर रुचि के लिए करना क्या पड़ेगा, तो उसको खेल खेल में सिखाइए, क्या उसके साथ खेलिए, हंसिए, तो बच्चा क्या करेगा, गणित सीख पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आपका चैप्टर 2 आज कंप्लीट हुआ। अब इस पर अकॉर्डिंग हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले वीडियो में करवा देंगे, जो आपको और समझने में, आपको आपके समझ को विकसित करेगा। ठीक है, ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर कर ही दिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते इतना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।